हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां बड़ी खबर हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक उतरा पाकिस्तान का जहाज, इलाके में फैली सनसनी। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है इस पाकिस्तानी जहाज की सबसे बड़ी सच्चाई, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी धोखे पर चीन हुआ आग बबूला, गुपचुप बीजिंग पहुंचे जनरल मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी का सबसे बड़ा अब तक का दावा जनरल मुनीर को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हमास नेता ने दी खतरनाक धमकी, कहा जब तक इजराइल रहेगा तब तक हमला करते रहेंगे, एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचेगा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे, एमपी में शिवराज मामा मारेंगे बाजी या करेंगे कांग्रेस के कमलनाथ कमाल। साथ ही बच्चों के स्कूल बंद होने को लेकर बड़ी खबर है, आज से एक जानकारी बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं हमेशा की तरह कि भारत के 8 पूर्व अधिकारी जो कतर में फंसे और उनको मौत की सजा मिली हुई है, फांसी कभी भी हो सकती है, ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर उनको बचाना चाहिए। और मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक उतारा पाकिस्तान का जहाज, इलाके में फैली सनसनी। आखिर क्या है पूरी बात बता दे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव भूथन कला के खेतों में गुरुवार की देर शाम को एक जहाज नुमा गुब्बारा उतरा। ठीक जहाज की तरह ये गुब्बारा था, इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA लिखा हुआ है। गुब्बारे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। इससे एक बार की गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार गांव भूथन कला के किसान सुरेश कुमार के खेत में हवाई जहाज नुमा एक गुब्बारा फंसा मिला। ग्रामीणों के अनुसार ये गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ आया और इसके पीछे बंधी रस्सी खेत में फंस गई। इसके बाद गुब्बारा यहाँ अटक गया। इस गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का लोगो बना हुआ है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जी हाँ, पुलिस ने वहां पहुंच करके उस गुब्बारे को कब्जे में लिया और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की। पुलिस अब इस पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये गुब्बारा आया कहां से। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। ये भी जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में ये गुब्बारा पाकिस्तान से ही आया है या यहीं पर इसको किसी ने बनाया है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच में जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस कर्मियों का मानना है कि कई बार पाकिस्तान से उड़े सामान्य गुब्बारे भी सीमावर्ती भारतीय इलाकों में आ जाते हैं, मगर इस गुब्बारे के उड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। अगर दोस्तों ये वाकई में पाकिस्तान से आया है तो इसकी जांच कड़े तरीके से की जाएगी, लेकिन अगर इसको भारत में ही बनाया गया है और किसी ने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश किया तो दोस्तों कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है कि भारत में भी देशद्रोही बैठे हुए हैं जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। अब रियलिटी क्या है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन ये गुब्बारा पूरा का पूरा जहाज की तरह बना हुआ है, पाकिस्तान के हवाई जहाज की तरह। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी धोखे पर चीन हुआ आग बबूला तो गुप चुप बीजिंग पहुंच गए जनरल मुनीर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया है ये सबसे बड़ा दावा। बता दे, पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस समय अजरबैजान के दौरे पर है, लेकिन उनका विमान चीन और UAE भी देखा गया है। ये कहना है पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर जनरल आदिल राजा का, जो इस समय सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इमरान खान के करीबी आदिल राजा ने दावा किया है कि जनरल मुनीर ने चीन और अमेरिका दोनों को डबल क्रॉस किया और इसका अब खुलासा हो गया है। इस धोखे से चीनी बहुत गुस्से में है और यही वजह है कि जनरल मुनीर उन्हें मनाने के लिए चीन के सीक्रेट दौरे पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर के चीन दौरे को पाकिस्तानी मीडिया ने भी छिपाकर रखा हुआ है। आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तान के रणनीतिक हथियार और मिसाइलें अप्रत्यक्ष रूप से चीन के नियंत्रण में है। आदिल ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को निकालने और ग्वादर में अमेरिकी हस्तक्षेप से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। वहीं अमेरिका भी जनरल मुनीर की नीतियों से बहुत नाराज है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी सेना के जनरल अक्सर डबल क्रॉस करते रहे हैं और सुपर पावर के बीच खेल खेलते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अकबर हुसैन ने कहा कि जनरल मुनीर ने अपने चीन यात्रा को छिपाने के लिए अजरबैजान की यात्रा की। आदिल राजा ने दावा किया है कि जनरल मुनीर को चीन के राष्ट्रपति ने मिलने का टाइम तक नहीं
दिया और इसी वजह से उन्हें रुकना पड़ गया। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि जनरल असीम मुनीर अजरबैजान के दौरे पर हैं। उसने जनरल मुनीर के चीन जाने के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। बहरहाल दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा क्या है पाकिस्तान के पूर्व सेनाधिकारी ने, और इससे क्लियर हो गया है दोस्तों कि पाकिस्तान चीन के तलवे जरूर चाटता है। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो छुपा करके जनरल मुनीर किसी भी कीमत पर चाइना नहीं जाते, ना कोई प्लान था जाने का, लेकिन अचानक जाना कहीं ना कहीं इस अधिकारी के बात को वाकई में रियल बनाता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल हमास युद्ध को लेकर बड़ी खबर, जहां पर जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई, गाजा की घेराबंदी कर शहर में घुसी इजरायली सेना। बता दें, हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को 3 सप्ताह से भी ज्यादा का समय बीत गया है। हाल फिलहाल में इसके थमने के आसार नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इस संघर्ष ने अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। इस बीच इजरायली रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने बताया है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर को घेर लिया है, और इतना ही नहीं, सैनिक शहर के भीतर घुस चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हम युद्ध में एक और महत्वपूर्ण चरण में आगे बढ़ चुके हैं। हमारी सेनाएं उत्तरी गाजा के केंद्र में है, वे वहां जमीनी आक्रमण कर रही है। हालांकि घने और जटिल शहरी क्षेत्र में लड़ाई के लिए पेशेवर लड़ाई और साहस की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी सेना का जोश बढ़ाते हुए आगे कहा है कि हम जीतना जारी रखेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इसी बीच हमास नेता ने भी खतरनाक धमकी दी, कहा कि जब तक इजराइल रहेगा तब तक हमला करते रहेंगे, एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचेगा। जी हां, हमास के एक वरिष्ठ सदस्य ने, गाजी हमद ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए कत्लेआम की सराहना की। एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कसम खाई है कि जब तक इजराइल का सफाया नहीं हो जाता है तब तक ये संगठन नहीं रुकेगा और इस तरह के हमले दोहराता रहेगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमाद ने 24 अक्टूबर को लेबनानी टीवी चैनल LBC के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसका हमारी धरती पर कोई जगह नहीं है। हमाद ने कहा है कि हमें इजराइल को खत्म करना ही होगा, क्योंकि ये अरब और इस्लामी राष्ट्र के लिए एक सुरक्षा, सैन्य और राजनीतिक तबाही है, और हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। हमाद ने कहा कि इजराइल का अस्तित्व इलॉजिकल है और इसे सभी फलस्तीनी भूमि से मिटा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक और खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बाइडेन पहली बार सीज फायर की बात करने लगे। इजराइल हमास युद्ध पर बदल रहे हैं अमेरिका के सुर। बाइडेन ने कहा सीज फायर भी है जरूरी। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में एक सीज फायर की आवश्यकता है। बाइडेन ने बुधवार को एक भाषण के दौरान उस समय बात कही जब कुछ लोगों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग उठाते हुए प्रदर्शन किया है। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक विराम की आवश्यकता है। बाइडेन के गाजा में विराम का मतलब पूछने पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये बंधकों को बाहर निकालने का समय है। बाइडेन ने यह भी कहा है कि वो संघर्ष को लेकर मिडल ईस्ट की भावनाओं को समझते हैं और ये इजरायलियों और मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही जटिल किस्म का सवाल है। बाइडेन ने कहा है कि वो शुरू से ही 2 राज्य समाधान का समर्थन करते रहे हैं। बाइडेन का यह बयान अमेरिका का गाजा संघर्ष पर बदले रुख को भी दिखाता है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वो इजराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं खींचेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पिछले सप्ताह कहा था कि इजराइल का समर्थन करना जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनके लिए रेड लाइन नहीं खींच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से बाइडेन का बयान, सीज फायर वाला बयान, ये दर्शाता है कि अमेरिका अपनी बात पर कभी नहीं टिकता है दोस्तों, और वो समय देख करके अपनी बात को भी पलट देता है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका 2 मुंहा सांप है और कहीं ना कहीं उसके बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को खुद नहीं पता कि वो किस बात को क्यों कह रहा है। ऐसे में दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग, और अमेरिका और रशिया सबसे बेहतर दोनों में आप किसको मानते हैं भारत के लिए बताइएगा। जरूर देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट करते करते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां कुलभूषण जाधव मामले को लेकर पाकिस्तान अपना रहा है ये नया पैंतरा। फिर कह दी ये बात। दरअसल पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा है कि सैन्य अधिकारियों को आम लोगों पर मुकदमा चलाने से रोकने संबंधी उच्चतम न्यायालय का फैसला भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले में लागू नहीं हो सकता, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। शीर्ष अदालत ने 23 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 मई की हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सैन्य मुकदमे को अमान्य घोषित कर दिया था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का 53 वर्षीय जाधव के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे हमारी कानून की टीम से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन मेरी समझ से ये अलग मामला है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति
से संबंधित है जो भारतीय नौसेना का सेवारत अधिकारी था। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान में विदेशी एजेंट द्वारा की जाने वाली जासूसी के संबंध में कानून है और हमें विश्वास है कि कमांडर कुलभूषण को जो सजा दी गई है वो पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी शख्स ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की दी धमकी। कहा अगर आज मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो भारत के खिलाफ आज ही जंग छेड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आजादी के वक्त से ही उच्च स्तर के नहीं रहे हैं। आजादी के मात्र 1 साल बाद यानी 1948 में ही दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई हो गई जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आजादी के 77 सालों के बाद दोनों मुल्कों के हालातों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान जो सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है और आए दिन सीमा पार से देश पर हमला करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने देश की तरक्की पर ध्यान देते हुए कामयाबी के ऊंचाइयां छू रही है। इसी बीच पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से भारत के कश्मीर की स्थिति के हवाले से राय लेनी चाहिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सवाल करते हुए पूछा है कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में लोग खुश हैं। इस पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि नहीं, कश्मीर के लोग खुश नहीं है, वहाँ जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इस पर यूट्यूबर ने कहा कि ऐसा नहीं है, भारत के हिस्से वाले में स्थित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लाख गुना सही है। इसी पर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि मैं तो भारत के खिलाफ जिहाद करना चाहता हूं, अगर मैं देश का पीएम बन जाऊं तो भारत के खिलाफ जंग छेड़ दूं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां रहने वाले अपने आजादी के लिए सरकार के खिलाफ आए दिन विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान की आवाम भारत के कश्मीर को लेकर भारत पर जहर घोलने की कोशिश कर रही है, जबकि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में जो विद्रोह देखने को मिलता है उसके बाद भी पाकिस्तानियों को अकल आती नजर नहीं आ रही दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी ये कह रहा है कि आज पीएम बना दे तो वो आज भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। ऐसे में दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन के विरोध को दरकिनार कर नेपाल अब भारत संग करेगा बिजली समझौता, ड्रैगन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दे भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते पर इस महीने नवंबर में हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नेपाल और भारत अगली संयुक्त संचालन समिति की बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता इस साल मई जून में नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे के दौरान तय हुआ था। ये समझौता 25 साल के लिए है जो दोनों देशों में बिजली के व्यापार का रास्ता खोलेगा, जिससे चीन नाखुशी जता रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस साल 2 जून को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश के से दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते के तहत 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा किया तो दोनों देशों ने 25 साल के अंतर सरकारी दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते को हरी झंडी दे दी थी। अब ऐसे में नेपाल भारत हुए खुश तो चीन को लगी हुई है तगड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ, चीन इससे चिढ़ा हुआ है। जून में नेपाल के पीएम के इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस समझौते के लिए नेपाल को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कनाडा से प्रवासियों ने मुंह मोड़ा तो घबराए पीएम जस्टिन ट्रूडो। 5 लाख लोगों को देंगे कनाडा में प्रवेश, भारतीयों की हुई बल्ले बल्ले। बता दें कनाडा से पिछले 1 दशक में अप्रवासियों के मुंह मोड़ने की वजह से जस्टिन ट्रूडो सरकार टेंशन में आ गई है। इसी वजह से कनाडा अपने देश में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। कनाडा 2024 में भी 4,85,000 नए अप्रवासियों को प्रवेश देगा जो 2023 के समान है, लेकिन 2025 तक इस संख्या को 5 लाख तक बढ़ाने की योजना है। 2024-26 के लिए अप्रवासन योजनाओं का अनावरण करते हुए अप्रवासन शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर ने बुधवार को कहा कि 2026 से अप्रवासन स्तर 5 लाख तक सीमित किया जाएगा। चूंकि भारत कनाडा में अप्रवासन और छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, इसीलिए भारतीय इन स्तरों के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे, क्योंकि उन्हें आर्थिक श्रेणी के तहत रिकॉर्ड 2,81,135 नए लोगों और पारिवारिक श्रेणी के तहत 1,14,000 लोगों का बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने तुर्की, चीन और यूएई के इन 130 कंपनियों और लोगों पर लगाया प्रतिबंध। आखिर क्या है पूरा मामला, बता दें। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रशिया को सहायता प्राप्त करने से
रोकने के लिए तुर्की, चीन और संयुक्त अरब अमीरात की 130 कंपनियों और लोगों पर बृहस्पतिवार को प्रतिबंध लगा दिया। वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा घोषित प्रतिबंध तीसरे पक्ष की कंपनियों और उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन पर युद्ध के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में रशिया की सहायता करने का आरोप है। तुर्की के नागरिक बर्ग तुर्केन और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर रूसी खुफिया विभाग से संबंध रखने का आरोप है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तुर्केन के नेटवर्क ने प्रतिबंधों को दरकिनार करने और तुर्की से रशिया तक सामान ले जाने के लिए भुगतान और शिपिंग विवरण की व्यवस्था की। संयुक्त अरब अमीरात की कई कंपनियां पर कथित तौर पर विमानन उपकरणों और मशीनें आदि भेजने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां भारतीय सैनिकों को निकालने पर नहीं इकोनॉमी पर ध्यान दे मुइज्जू। पाकिस्तान की राह पर मालदीव, बता दे भारत के खिलाफ मुहिम चलाकर सत्ता में आए मालदीव के नए राष्ट्रपति के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। देश के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 17 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। पद संभालते ही उन्हें देश के लोन को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विश्व बैंक पहले ही मालदीव के बढ़ते विदेशी ऋण भुगतान पर चेतावनी जारी कर चुका है। मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के खिलाफ 30 सितंबर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुइज्जू की जीत के बेमुश्किल एक हफ्ते बाद विश्व बैंक ने बताया है कि 2026 तक 5.4 बिलियन डॉलर की मालदीव की अर्थव्यवस्था को रिकॉर्ड 1.07 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण का भुगतान करना ही होगा। आर्थिक चुनौती और विदेशी कर्ज को चुकाने के बीच नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने देश से भारत की सैन्य उपस्थिति खत्म करने पर तुले हुए हैं। मुइज्जू का चुनावी अभियान भारत को बाहर करो था, अब इसे पूरा करने के उनके दृढ़ संकल्प ने राजनयिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज्जू भारत विरोधी बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन अपने ही देश के आर्थिक हालात पर शायद ही उतना फोकस कर रहे हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि मालदीव 2022 से 2024 तक विदेशी ऋण चुकाने के लिए प्रति वर्ष औसतन 300 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे में शायद मुइज्जू को यह नहीं पता कि जिस देश पर चीन का हाथ पड़ा है वो कर्ज के तले डूब चुका है और फिर कभी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन मुइज्जू को यह अकल आज नहीं आएगी दोस्तों, जब वो इससे पीड़ित होगा तब उसको समझ में आएगी। चलते अगली खबर की तरफ जहां सिंगापुर में रहने वाले विदेशियों के लिए चेतावनी जारी। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर दिए खास निर्देश। बता दें, इजराइल और हमास के बीच 3 सप्ताह से जंग जारी है। इजराइल ने हमास के कब्जे से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच सिंगापुर में सरकार ने देश में रहने वाले विदेशियों के लिए चेतावनी जारी की है। सिंगापुर के जनशक्ति मंत्रालय यानी MOM ने कहा कि देश में रहने और काम करने वाले विदेशी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसका मंच के रूप में उपयोग न करें। जनशक्ति मंत्रालय ने यह चेतावनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां दोस्तों अमेरिका में बसे भारतीयों की बहुत बड़ी मांग। कहा दिवाली पर घोषित हो नेशनल हॉलिडे। अमेरिकी इन जगहों पर होती है अभी भी छुट्टी। बता दें, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख है। विदेशी सरजर्मी पर रहने वाले ये भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दिवाली से लेकर होली जैसे भारतीय त्योहारों को बड़ी आत्मीयता से मनाया जाता है। लेकिन इन भारतीयों की लंबे समय से मांग रही है कि अमेरिका में भी दिवाली के दिन नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए। मौजूदा समय में दिवाली के दिन अमेरिका के कुछ राज्यों में छुट्टी रहती है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के स्कूल बंद रहते हैं। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का ऐसा पहला राज्य था जहां दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में भी दिवाली के दिन छुट्टी घोषित की गई है। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के संगठन द फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के सदस्य कीर्ति देसाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अमेरिका में 2021 में दीपावली डे एक्ट संसद में पेश किया गया था। इसका मकसद था कि देश भर में दिवाली को फेडरल हॉलिडे के रूप में घोषित किया जाए। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दिवाली पर वाकई में अमेरिका में भी छुट्टी होनी चाहिए पूरे अमेरिका में, तो दोस्तों ये बात आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां भारत के लिए खजाना खोल रहा ये मुस्लिम देश। चुनाव से पहले पीएम मोदी को तोहफा देंगे शेख रंग लाई दोस्ती। दरअसल खाड़ी में करीब 35 लाख भारतीयों के दूसरे घर कहे जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात की सरकार भारत में 50 अरब डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है। यूएई न केवल लाखों भारतीयों का दूसरा ठिकाना है बल्कि भारत इस मुस्लिम देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। यूएई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर दांव लगाना चाहता है। माना यह जा रहा है कि यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में 50 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकता है। साल 2014 में पीएम मोदी सत्ता संभालने के बाद यूएई के राष्ट्र
राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर अब तक 5 बार अबू धाबी की यात्रा पर जा चुके हैं। दरअसल भारत की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने खाड़ी के मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती को मजबूत करना शुरू किया था। पीएम मोदी की विदेश नीति में यूएई, सऊदी अरबिया समेत खाड़ी के मुस्लिम देश प्रमुख से शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, यूएई भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सरकारी संपत्तियों में $50 अरब का निवेश करना चाहता है। माना यह जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूएई भारत में इस भारी रकम का निवेश का ऐलान करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल निकलकर सामने आई है। एमपी में शिवराज मामा मारेंगे बाजी या करेंगे कांग्रेस के कमलनाथ? कमाल, बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर उल्टी गिनती जारी है। 230 विधानसभा सीटों वाले इस बड़े राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा का दावा है कि सत्ता में एक बार फिर से उसकी वापसी होगी और मामा शिवराज सिंह चौहान को ही जनता का प्यार मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनके कमल यानी कमलनाथ जनता का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। अब जनता किसे चुनेगी ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इसी बीच 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कई ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिसमें जनता का रुख क्या है ये जानने की कोशिश की जा रही है। ताजा सर्वे टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी का, जिसने मध्य प्रदेश के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास किया। उसने जनता से सवाल किया है कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी। तो आपको बता दें दोस्तों, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस बार भी स्थिति साल 2018 जैसी नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस को फायदा दिखाई दे रहा है। सर्वे में कांग्रेस को 112 और बीजेपी को 107 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आ रही हैं। मतलब ये है कि सीधे सीधे किसी भी पार्टी को मैजिक नंबर यानी 115 सीट नहीं मिल रहा है और दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला है। अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी 43.7% वोट और कांग्रेस को 44.9% वोट मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर इस पोल में तो कांग्रेस ही दमदार नजर आ रही है। देखते हैं कि 3 दिसंबर को राज्य में मामा की वापसी होती है या फिर यहाँ पर कांग्रेस का कमल खिलता है यानी कमलनाथ। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है, किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार। अगली खबर की बात करें, जहां छत्तीसगढ़ इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की रीति नीति है। जी हां, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की रीति नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो भ्रष्टाचार से लगातार लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा धोखा छत्तीसगढ़ के हमारे युवाओं के साथ किया है। जो वादे किए वे पूरे नहीं किए, बल्कि पीएससी यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को उन्होंने कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बना दिया। पीएससी परीक्षा में कांग्रेस नेताओं के बच्चों का चयन किया गया, आपके बच्चों को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार यही कांग्रेस की नीति है और यही कांग्रेस की रीति है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईडी के समन के बीच केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में भरी हुंकार। कहा वो मेरे शरीर को तो गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन मेरी सोच को नहीं। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन की अवहेलना कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर में विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए बृहस्पतिवार को एक रोड शो में हिस्सा लिया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। आपके राष्ट्रपति संयोजक केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इसके बजाय उन्होंने एजेंसी को पत्र लिखकर उन्हें तलब करने वाले नोटिस को वापस लेने की मांग की और दावा किया है कि ये अवैध है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने और मान ने यहाँ सिंगरौली से पार्टी उम्मीदवार और आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के लिए एक रोड शो में हिस्सा लिया। अग्रवाल बिजली उत्पादन के प्रमुख केंद्र सिंगरौली शहर की महापौर भी है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर, 2 दिनों के लिए प्राइमरी स्कूल हुए बंद। सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण आफत बनता जा रहा है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 दर्ज किया गया। अब दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। इसके कुछ देर पहले ग्रेप के तीसरे चरण को भी लागू कर दिया गया है, यानी प्राइमरी स्कूल दोस्तों 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। अब ऐसे में ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको